हाय गाइस। तो अपन अब वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से अपन ने लास्ट टाइम छोड़ा था। डिबेट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल। सो नेपाल में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था इट वाज नॉट अ सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रोसेस नहीं था, क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन 5 बार बना था। 1948 में, फिर 1951 में, फिर 1959, 1962 और 1990 में। लेकिन जब भी 5 बार कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हर बार ये कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ के किंग ने बनाया था। मतलब उस टाइम डेमोक्रेसी नहीं थी, उस टाइम मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन था, क्योंकि उस टाइम मोनार्क यानी किंग था वहाँ पे, हेड ऑफ गवर्नमेंट। 1990 में वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन ने मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन इंट्रोड्यूस किया कि सिर्फ किंग रूल नहीं करेगा, लेकिन मल्टीपल पार्टीज में कॉम्पिटिशन होगा, लेकिन किंग के पास फाइनल पावर होगी। क्योंकि जो कुछ कुछ ग्रुप थे नेपाल में, वो चाहते थे कि ये जो मोनार्की है, जो किंग का रूल है, खत्म हो जाए। और कुछ बिलीव करते थे कि किंग के पास लिमिटेड पावर रहे और बाकी पावर मल्टी पार्टी इंस्टीट्यूशन मतलब पार्टीज में रहे। और किंग भी गिव अप नहीं करना चाहता था अपनी पावर्स को। फाइनली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल बहुत स्ट्रगल के बाद उसको इलेक्ट करा गया, और बहुत ज़्यादा प्रेशर के चलते किंग को क्या करना पड़ा, एक्सेप्ट करना पड़ा उस पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल को। इस पार्टी ने क्या किया, राजा की जितनी भी पावर्स थी वो हटा दी, और फाइनली 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेसी बना, क्योंकि उस टाइम उसने मोनार्की यानी किंग रूल को ख़त्म कर दिया था। और नेपाल का नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया 2015 में। तो आप देख सकते हैं कि नेपाल ने मल्टीपल टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए हैं, लेकिन पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे तब मोनार्की यानी किंग के रूल पे बनाए थे। फिर 2015 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बना एज अ डेमोक्रेटिक, फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सब्सटैंटिव प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अगर सक्सेसफुल बनाना है, कि कॉन्स्टिट्यूशन को सबको एक रीज़न देना चाहिए, सबके लिए मोटिवेशन होना चाहिए कि क्यों वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाएं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कुछ कारण होना चाहिए। फॉर सपोज अगर एक कंट्री में कोई पर्टिकुलर रिलीजन माइनॉरिटी में है और कोई पर्टिकुलर रीजन मेजॉरिटी में है, तो अगर मेजॉरिटी हमेशा माइनॉरिटी को दबा के रखेगा तो माइनॉरिटी के पास कोई रीज़न ही नहीं होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करे। ऐसे हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई प्रिविलेज क्लास है, सपोज रिच क्लास हमेशा पुअर क्लास को दबाएगी, या फिर हमेशा लार्ज ग्रुप स्मॉल ग्रुप को दबाएगा, तो वो स्मॉल ग्रुप या पुअर क्लास के पास कोई रीज़न ही नहीं होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ अपनी लॉयल्टी दिखाए या कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करे। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर कोई भी ग्रुप को ऐसा लगता है कि उसकी आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय हो रही है या चैलेंज हो रही है, खराब हो रही है, तो उसके पास कोई रीज़न नहीं होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करे। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा इंश्योर करना पड़ेगा कि जस्टिस हो। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन खुद से तो जस्टिस अचीव नहीं करेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों को कन्विंस करना चाहिए कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो हेल्प करेगा लोगों को जस्टिस पाने में। तो इसलिए बोलते हैं जितना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की फ्रीडम को, जितना ज़्यादा वो इक्वालिटी को उसके सारे मेंबर्स की वो प्रिजर्व करके रखेगा, जितना ज़्यादा वो हेल्प करेगा लोगों को फ्रीडम और इक्वालिटी को अचीव करने में, उतना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन सक्सीड होगा मतलब एक्सेप्टेबल होगा। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। अब क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपन ने ये तो देख लिया कि वो एक्सेप्टेबल कब होगा, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आइडेंटिटी की फ्रीडम को, उनकी इक्वालिटी को बचा के रखेगा, उनको हेल्प करेगा वो चीज़ अचीव करने में। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबवर्ट हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए या ख़राब कर दे कुछ लोग। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में लोग हो तो वही कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर सकते हैं, एक स्मॉल ग्रुप भी ख़त्म कर सकता है अगर उसके पास ज़्यादा पावर आ गई हो। तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को, सोसाइटी में जो पावर है वो लोगों में बांट देनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कुछ ग्रुप्स के पास एक्स्ट्रा पावर हो या मोनोपोली हो कि वो इम्पैक्ट कर सके लोगों को। तो एक सिंगल इंस्टीट्यूशन के पास मोनोपोली नहीं होनी चाहिए पावर की। इसके लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर एग्जाम्पल ले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर डिवाइड कर दिया हॉरिजॉन्टली पावर डिवाइड कर दिया, यानी लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में
और बहुत सारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आपका इलेक्शन कंडक्ट कराता है फ्री एंड फेयर मैनर में, तो इन सब इंस्टीट्यूशन में इसने पावर डिवाइड कर दी और इसने ये भी इंश्योर करा है सेम टाइम पे कि कोई भी इंस्टीट्यूशन के पास इतनी पावर नहीं हो कि मोनोपोली हो जाए, कि वो अपनी ही पावर लोगों पे फोर्स करे, एक्सर्ट करे। तो ये इंश्योर करता है कि कोई भी एक इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट नहीं कर सकता, और ये भी इंश्योर करता है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन कोशिश भी करे करने की तो दूसरे इंस्टीट्यूशन उस पर चेक लगा सके, बैलेंस लगा सके, उसको रोक सके। ये एक पहला फीचर है इंटेलिजेंट कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकंड फीचर है कि हमेशा एक सही बैलेंस होना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या वैल्यू बता रहा है, क्या नॉर्म्स बता रहा है, क्या प्रिंसिपल बता रहा है, क्या प्रोसीजर बता रहा है, इन सब चीज़ों में राइट बैलेंस होना। लेकिन वैल्यू, रूल्स, प्रोसीजर ये थोड़े रिजिड हो जाते हैं, तो ये तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी अलाउ करनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी यानी थोड़ी फ्रीडम अलाउ करना चाहिए कि टाइम टू टाइम अगर कोई चेंजेस होते हैं हमारी सोसाइटी में, हम उन चेंजेस को भी एक्सेप्ट कर सकें, साथ ही साथ हम ये वैल्यूज़ और रूल्स को फॉलो भी करते जाएं। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगा कि नहीं हमें तो वैल्यूज़ फॉलो करने ही पड़ेंगे, भले हमारा सोसाइटी या हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को और डैमेज होगा, वो और ज़्यादा उसको बिखरने के बहुत ज़्यादा उसके चांसेस हो जाएंगे। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा तो लोगों के पास कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि कोई वैल्यू, रूल्स, प्रोसीजर फॉलो ही नहीं करेगा। तो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो एक राइट बैलेंस लेके आता है उसकी वैल्यूज़ के बीच में और जो नए चेंजेस हो रहे हैं उनके बीच में। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट बैलेंस लेके आता है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, और ये हर चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करता, उन चेंजेस पे लिमिट्स लगाता है कि हाँ इस लेवल तक ये चेंजेस एक्सेप्ट होंगे, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ वैल्यूज़ है, रूल्स है, प्रोसीजर है जो सबको हर टाइम फॉलो करने पड़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर करा है कि वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो लोग जिसको एक्सेप्ट करें, जिसको रिस्पेक्ट करें। तो अगर हमें क्वेश्चन पूछना हो कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबल है, क्या लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के पास इनफ पावर है, तो हमें 3 क्वेश्चन पूछने चाहिए। पहला, जिन लोगों ने वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था क्या वो लोग क्रेडिबल थे, मतलब क्या लोग जेन्युइन थे, क्या उन लोगों के पास लीडरशिप क्वालिटी थी। सेकेंड क्वेश्चन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है, ये ध्यान में रखता है कि जो पावर डिवाइड हो रही है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में वो प्रॉपरली डिवाइड है कि नहीं है। क्योंकि अगर पावर प्रॉपरली डिवाइड नहीं होगी तो कोई भी ग्रुप इजीली उस कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर सकता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पावर हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अभी हमने पढ़ा, कि हर इंसान के पास एक रीज़न होना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को माने। ऐसा नहीं हो कि वो इंसान दबाया ही जा रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन को, उस इंसान को, उस ग्रुप को फ्रीडम और इक्वालिटी देनी चाहिए। यह एक तरीका होना चाहिए जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों को फ्रीडम और इक्वालिटी दे रहा है। थर्ड क्वेश्चन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन इज द लोकस, मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक सेंटर पॉइंट है जहां लोगों की होप्स, जिससे लोगों की होप्स फुलफिल होती है, आशाएं फुलफिल होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो वॉलंटरी, मतलब लोग खुद से कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ लॉयल हो जाए, कोई अलग से फोर्स नहीं लगना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का कि नहीं आपको कॉन्स्टिट्यूशन मानना ही पड़ेगा, बल्कि लोगों को दिल से कॉन्स्टिट्यूशन को मानना चाहिए। अगर आप इन 3 क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिवली दे पा रहे हो तो इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के पास इतनी पावर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन इतनी रिस्पेक्ट कमांड करता है लोगों से। नेक्स्ट टॉपिक, अब कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। अगर आप फॉर्मली देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई तब गई थी जब इंडिया को फ्रीडम भी नहीं मिली थी, अनडिवाइडेड इंडिया था, जब ब्रिटिश रूल के अंडर इंडिया था, तभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। इसलिए हमने स्टार्टिंग में, इससे पहले वाले वीडियो में भी पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, सिंस ये हमारे फ्रीडम से पहले बना था, उस टाइम नेशनलिस्ट स्ट्रगल चल रहा था। तो ड्यूरिंग द स्ट्रगल हमारा जो एक्सपीरियंस था, हमने जो एक्सपीरियंस किया, जितना स्ट्रगल देखा, जितना डिस्क्रिमिनेशन देखा, उन स्ट्रगल के एक्सपीरियंस को लेके
हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और कॉन्स्टिट्यूशन की पहली सिटिंग में जब सारे लोग, जो ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी बी आर अम्बेडकर के अंडर, इनने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो जब वो कमेटी पहली बार बैठी थी 9 दिसंबर 1946 में, और उस कमेटी का नाम कर दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया, मतलब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी ऑन 14 अगस्त 1947 को, इसका नाम कर दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके मेंबर्स को चूज किया गया था इनडायरेक्टली, और किसने चूज किया था? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। इनडायरेक्टली इलेक्शन क्यों हुए थे? क्योंकि अगर लोग डायरेक्टली चूज करते तो डायरेक्ट इलेक्शन होते, तो इसके मेंबर चूज करे गए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो उस टाइम एक कैबिनेट मिशन था, ये अपन लक्ष्मीकांत में भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट उस टाइम एक कैबिनेट मिशन था। तो कैबिनेट मिशन ने एक प्लान बनाया था कि इतने लोग होने चाहिए, ये प्लान होना चाहिए, इस प्लान के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। तो उसी प्लान के अकॉर्डिंग वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उस टाइम पे। तो प्लान ये था, तो अनडिवाइडेड इंडिया में कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी और कुछ प्रोविंसेस थे। प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स थी जहाँ राजाएं रूल करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के अंदर रूल करते थे वो फिर भी। तो उस टाइम क्या था कि हर प्रोविंस और हर प्रिंसली स्टेट्स को सीट दी गई थी, और सीट कैसे दी गई थी? उसकी पॉपुलेशन के रेशियो में दी गई थी। इसके कारण क्या हुआ, जो प्रोविंसेस थे जो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर थे वो 292 मेंबर्स इलेक्ट कर सकते थे, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको 93 सीट्स मिली थी कि वो 93 सीट्स के लिए इलेक्शन लड़ सकते। और इसका रेशियो क्या था? हर 10 लाख पॉपुलेशन को एक सीट मिलती थी। ये फर्स्ट पॉइंट था प्लान का। सेकेंड पॉइंट था, हर प्रोविंस में जो सीट बटेगी वो 3 कम्युनिटी के अंडर बटेगी, मुस्लिम, सिख और जनरल, और वो भी इनकी पॉपुलेशन की रेशियो में बटेगी। थर्ड पॉइंट ये था, अब क्या था, अपन ने ये पढ़ा था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली डायरेक्टली इलेक्टेड हुई थी लोगों से। तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें क्या हुआ था, अपन ने भी देखा कि 3 कम्युनिटी में बांट दिया गया था, मुस्लिम, सिख और जनरल। तो अगर मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो खुद के ही मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, ऐसे ही जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो खुद के ही रिप्रेजेंटेटिव यानी सिख को चुनेंगे, और जनरल कम्युनिटी के लोग खुद के ही रिप्रेजेंटेटिव जनरल वालों को चुनेंगे। और किस मेथड से चुनेंगे? बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आई विल एक्सप्लेन यू दिस मेथड इन डिटेल थोड़ा आगे, अपन थोड़ा वेट करते हैं। फोर्थ पॉइंट था प्लान का, जो मेथड था सिलेक्शन का। अब अपन ने प्रोविंस का पढ़ लिया कि प्रोविंस कैसे सिलेक्ट होंगी। प्रोविंस में जो सीट होंगी वो कम्युनिटी के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट होंगी, और हर इंसान उस कम्युनिटी का अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगा। ये था आपका प्रोविंस का। अब अपन देखते हैं प्रिंसली स्टेट का सिलेक्शन कैसे हुआ था। प्रिंसली स्टेट का जो सिलेक्शन हुआ था, जो रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट हुए थे वो कंसल्टेशन के बेसिस पे सिलेक्ट कर लिए गए थे, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन था। तो अब इसमें बी आर अम्बेडकर जी ने चीज बोली थी, ये बहुत मतलब काफी इंपॉर्टेंट है ये, दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। मतलब आपका जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी, आपकी दूसरे जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है लाइक इलेक्शन कमीशन, ये सब लोग ऑन पेपर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगी। सोशल डेमोक्रेसी मतलब जीने का वो तरीका जो रिकॉग्नाइज करे कि हर इंसान के पास लिबर्टी है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है। जब ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी तो लोग डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, उसको पावर देंगे, तभी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी चलेगी। क्योंकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हम लोगों से ही चलती है, हम लोग इलेक्ट करते रिप्रेजेंटेटिव अपने बिहाफ पे जो हमारे लिए डिसीजन ले सके, और वो डिसीजन ऐसे होने चाहिए जो इक्वालिटी प्रमोट करे, भाईचारा यानी फ्रेटर्निटी प्रमोट करे, लिबर्टी प्रमोट करे, लोगों को फ्रीडम दे। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था। काफ़ी अच्छी लाइन्स हैं। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बन गई, लेकिन उसमें कितने लोग थे, क्या थे, ये अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब जो पार्टीशन प्लान था 3 जून 1947 का, उसके अकॉर्डिंग जिन लोगों को इलेक्ट किया गया था पाकिस्तान से, क्योंकि अब क्या हुआ था, इंडिया डिवाइड हो गया था,
अनडिवाइडेड इंडिया रहा नहीं था, इंडिया डिवाइड हो गया था। तो जो लोग इलेक्ट हुए थे पाकिस्तान की टेरिटरी से, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं रहे थे। अपन ने अभी देखे थे कि हर प्रोविंस से टोटल अमंग ऑल द प्रोविंस 292 मेंबर्स इलेक्ट हुए थे और टोटल प्रिंसली स्टेट से 93 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होने थे, यानी टोटल 385 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होने थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पार्टीशन प्लान की वजह से ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया कम हो गए, क्योंकि कुछ कुछ रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान के टेरिटरी में फॉल करने लग गए। तो इसी कारण क्या हुआ, जितने मेंबर थे असेंबली में वो अब कितने हो गए, 299 हो गए। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। उस टाइम 284 मेंबर्स वर एक्चुअली प्रेजेंट थे 24 जनवरी 1950 को, और उनने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन को कि कॉन्स्टिट्यूशन हाँ फाइनली पास हो गया, ये चीज़ अप्रूव करी थी, इन पर्सन एक्सेप्ट करी। तो कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950 में। दो कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्ट कब करा था, 26 नवंबर 1949 में। और उसके बाद 280 आउट ऑफ 299 284 लोग प्रेजेंट थे 24 जनवरी 1950 को, जिनने अपना साइन किया था कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया है। तो 10 कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब बना, जब बहुत ज़्यादा वायलेंस चल रहा था, पार्टीशन हो रहा था इंडिया का, तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इतना ज़्यादा प्रेशर में बना, लेकिन फिर भी उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ने लर्न किया हमारे नेशनलिस्ट स्ट्रगल से। उसने लर्न किया कि पार्टीशन से क्या वायलेंस हो सकता है। तो पूरा जितना भी हमारा एक्सपीरियंस था उससे कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है और बहुत प्रैक्टिकल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में नया कॉन्सेप्ट आया, मतलब ये नया कॉन्सेप्ट उसने एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि उसने नेशनल स्ट्रगल देखा, पार्टीशन का वायलेंस देखा। उसने ये एक्सेप्ट किया कि एक नया कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया सिटीजनशिप का, जहाँ पे हर माइनॉरिटी सिक्योर फील करे, फ्री फील करे। ना कि हर माइनॉरिटी, ना कि हर स्मॉल ग्रुप, बल्कि हर रिलीजियस आइडेंटिटी भी सिक्योर और फ्री फील करे। और जो सिटीजनशिप राइट हो वो ऐसा नहीं हो कि पर्टिकुलर रिलीजियस आइडेंटिटी है या पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी से इसी को सिटीजनशिप राइट मिले। क्योंकि अगर आप जर्मनी का एग्जाम्पल देखोगे तो जर्मनी में एथनिक बेसिस पे सिटीजनशिप राइट मिला है, मतलब जो जर्मन थे उनको सिटीजनशिप राइट मिला है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया है कि रिलीजन के बेस पे आपको सिटीजनशिप राइट मिलेगा। इट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर रिलीजन को एक्सेप्ट करता है, ये सेक्युलर है उस सेंस में, हर माइनॉरिटी को फ्रीडम प्रोवाइड करता है। तो इससे आपका वापस वही पॉइंट आता है अपन ने जो पहले पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को हर इंसान को एक रीज़न देना चाहिए, तभी जाके वो इंसान वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ लॉयल होगा और उसको एक्सेप्ट करेगा। और इंसान कब एक्सेप्ट करेगा? जब हर माइनॉरिटी, हर रिलीजियस ग्रुप को आप एक्सेप्ट करोगे और किसी को एक्स्ट्रा पावर नहीं दोगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये बोली है कि जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, अपन ने देखा वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करे गए थे। वो कैसे इलेक्ट करे गए थे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने इलेक्ट करा था, मतलब डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे बाय यूनिवर्सल सफरेज से। यूनिवर्सल सफरेज में का मतलब होता है कि हर अडल्ट पर्सन को वोट करने का राइट होता है और हर वोट का इक्वल वो होता है, वैल्यू होती है। तो ये बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, लेकिन ये जो लोग थे ये रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब ये हर रिलीजन को रिप्रेजेंट करते थे। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 28 मेंबर थे जो शेड्यूल कास्ट से थे। और अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के टर्म्स में देखो तो मेजॉरिटी कांग्रेस की थी, 82% सीट थी पार्टीशन के बाद कांग्रेस की इसके अंदर। कांग्रेस, लेकिन आप खुद सोचो, मतलब एक ऐसी पार्टी नहीं थी कि जो पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही। कांग्रेस के अंदर ही बहुत डिफरेंट कम्युनिटी और रिलीजन से लोग थे, इसलिए हर तरह का ओपिनियन वहाँ पे अकोमोडेट करा गया।